गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मस्त। चलिए, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पहला चैप्टर बेसिक सा चैप्टर है, कुछ बेसिक सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ चैप्टर है तो हमको थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से कभी कभार कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो लॉ एंड एथिक्स हम सबको पता है, लॉ तो कानून होता ही है ताकि चीज़ें कंट्रोल में रहें। और यहाँ पे हमारे साथ एक वर्ड जुड़ता है एथिक्स। एथिक्स क्यों जुड़ा गया है यहाँ पर? क्योंकि जो फार्मासिस्ट होता है, कुछ बहुत सारे काम उसको एथिकली करने पड़ते हैं। कोई कानून नहीं है उस चीज़ के लिए, बट उसका एथिक्स, उसकी जिम्मेदारी, ठीक है, जो उसके काम के प्रति उसकी एक तरह से कह रहे हैं, हम लोग कहते हैं मानवता, उसके नाते उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये एथिक्स तो अभी नहीं, वो आएगा चैप्टर तब देखेंगे। फिलहाल कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को समझते हैं और कुछ बेसिक बातों को जानते हैं। तो लॉ क्या होता है? हम सबको पता है लॉ क्या होता है। कुछ कायदे, कानून और नियम लिख दिए गए हैं, ठीक है, और उनको लागू कर दिया गया है। लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिनको क्या किया गया है? क्रिएट किया गया है और लागू कर दिया गया है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। सिंपल सी कहानी, यही लॉ होता है, या अथॉरिटी के द्वारा टू रेगुलेट द बिहेवियर। क्यों लाए गए हैं ये रूल्स और रेगुलेशन जो लाए गए हैं लॉ के अंदर? उसका मेन रीजन क्या है? ताकि जो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स है और जो संस्थाएं हैं हमारी सोसाइटी में, स्कूल, कॉलेज या जो ऑफिसेस वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वहां पर क्या रहे? उनका बिहेवियर क्या रहे? कंट्रोल में रहे। अगर कानून नहीं होगा तो सबको पता है, एक शब्द सब लोग जानते हैं, जंगल राज हो जाएगा। जो ताकतवर है वो अपनी चलाएगा, ठीक है। तो लॉ क्या है? एक सिस्टम होता है जहां पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस क्रिएट किए जाते हैं और लागू कर दिए जाते हैं, उसको लॉ कहा जाता है। इसका मेन एम क्या है? मेन एम है टू मेंटेन ऑर्डर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं हम लोग। ऑर्डर, एक ऑर्डर मेंटेन रहे, व्यवस्था मेंटेन रहे, जस्टिस, न्याय मिले, लोगों को शांति बनी रहे, डर होगा लोगों में तभी क्या रहेगी? शांति रहेगी। एंड प्रोटेक्शंस ऑफ राइट्स, लोगों के जो हक हैं, जो अधिकार हैं, वो क्या रहे? उनका प्रोटेक्शन हो, वो कोई और उनके मार के ना ले जाए उनके हक, ठीक है। ये हमारी बात होगी जनरल वे में कि लॉ क्या है। अब बात करें फार्मेसी के अंदर लॉ से हमको क्या समझना है, ठीक है। तो लॉ इन द फार्मेसी प्रोफेशन इज द सिस्टम ऑफ लीगल रूल्स। अगेन यहाँ पे भी क्या है? कुछ लीगल रूल्स हैं जो रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं हाउ मेडिसिन। किसको कंट्रोल करेंगे? स्पेशली मेडिसिन को कंट्रोल करेंगे। मेडिसिन के ऊपर फोकस्ड है कि मेडिसिन कैसे मैन्युफैक्चर होंगी, कैसे स्टोर करी जाएंगी, कैसे बेची जाएंगी, कैसे प्रिस्क्राइब होगा, किस तरह से डिस्पेंस किया जाएगा, ठीक है। क्यों? ताकि ये सुनिश्चित हो सके सेफ एंड एथिकल प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी की सेफ और एथिकल प्रैक्टिस हो सके। तो कुछ रूल्स बना दिए गए हैं ताकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सोल्ड, प्रिस्क्रिप्शन, डिस्पेंसिंग, हर एक चीज एक नियम अनुसार, कायदे अनुसार हो, ताकि किसी का नुकसान ना हो, मेडिसिन की सेफ्टी बनी रहे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है, आओ देखें। इट इनकम्पासेस, क्या क्या शामिल है? ड्रग रेगुलेशन एंड कंट्रोल, ठीक है, ड्रग का रेगुलेशन और कंट्रोल। ये जो लॉ है ड्रग रेगुलेशन कंट्रोल, ये गवर्न करता है मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पेंसिंग एंड सेल ऑफ मेडिकेशन। इस चीज को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। लाइसेंसिंग एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि फार्मासिस्ट को जरूर 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 लाइसेंस लेना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि शॉप खोलने के लिए, और कंप्लाई, अनुपालन करना पड़ेगा गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस की, जो कि हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। क्या होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस? जस्ट अपना काम को कैसे करना पड़ेगा? नियम अनुसार, कायदे अनुसार करना पड़ेगा। दैट इज द गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, और अपनी जो एजुकेशन है उसको लगातार बढ़ाना होगा। जाहिर सी बात है, आज से 20 साल पहले वाला जो फार्मासिस्ट होगा और अब जो चीज़ें आ गई हैं, तो अगर वो अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, और नॉलेज अपडेट नहीं होगी तो पेशेंट का नुकसान हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज आ गई प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्पेंसिंग लॉ है इसके अंदर, यानी कि प्रिस्क्राइब करने का, डिस्पेंस करने के लिए भी लॉ है। लीगल रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट है कि प्रिस्क्राइब करेगा, हर कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है।
इंक्लूड प्रिस्क्राइबर डिटेल, उसके अंदर प्रिस्क्राइबर की डिटेल होनी चाहिए, पेशेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फार्मासिस्ट हैव अ ड्यूटी टू काउंसल पेशेंट ऑन प्रॉपर मेडिकेशन यूज, और फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि हर पेशेंट को काउंसिल करें, बताए दवाइयों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, नेक्स्ट है एथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एथिकल में क्या आ जाएगा, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। भाई पेशेंट की बीमारी के बारे में पर्चे के हिसाब से आपको सब पता है, वो आपको कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी उसके दूसरे इंसान को नहीं बताना है। एंड लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस सच एज डिस्पेंसिंग एरर। ठीक है, पेशेंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी और लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, लायबिलिटी मतलब कोई जो नेग्लिजेंस हो रहा है जैसे कि डिस्पेंसिंग एरर वगैरह है, तो उसके लिए भी क्या है, वो है एक तरह से कायदे कानून है, या फिर ये कह लो कि एथिकल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको अपने पास तक ही रखे और नेग्लिजेंस, लापरवाही ना बरते। कब, जब आप दवाइयों को डिस्पेंस कर रहे हो। ठीक है, आगे आते हैं बिजनेस एंड कॉम्प्लायंस लॉ। बिजनेस को लेके जब फार्मेसी का बिजनेस करते हैं यानी कि मेडिकल स्टोर वगैरह खोलते हैं, तो यहाँ पर कुछ लॉज हैं। एक है एंटी किकबैक लॉ, जिसको स्टॉक लॉ के नाम से जानते हैं यूएस के अंदर। इसका मतलब क्या है कि आप जब ये फार्मेसी का काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके के किसी डॉक्टर से या किसी स्पेशली डॉक्टर से बात की जाएगी, डॉक्टर का ही जिक्र होगा कि आप उनसे किसी प्रकार का टाई अप नहीं करेंगे कि आप हमारे ये दवाइयाँ लिखिए, इतनी सेल होगी तो हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे। दिस इज नॉट लीगल। ठीक है, ये सही नहीं होता है। एंड ड्रग एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन प्रोहिबिट फॉल्स क्लेम, और किसी भी तरह का फॉल्स क्लेम कि ये दवाई ये ठीक कर देगी वो ठीक कर देगी, इस तरीके का फॉल्स क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मेसी के अंदर आ जाएंगे लॉ इन रिलेशन टू फार्मेसी में क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें कवर हैं। ड्रग को कंट्रोल कर रहे हैं, भाई लाइसेंस चाहिए हमको, प्रिस्क्रिप्शन और डिस्पेंसिंग को लेकर के लॉ है, एथिकल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। साथ साथ में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी लॉज हैं। ठीक है, ताकि यही सारे वो एरियाज हैं जहाँ पर क्या हो सकती है, गड़बड़ियाँ खामियाँ हो सकती हैं। तो यहीं से अब निकल आएगा हमारे पास भाई पर्पस ऑफ लॉ क्या है। लॉ का पर्पस क्या होता है, टू इंश्योर पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। भाई पब्लिक की हेल्थ और सेफ्टी बनी रहे, अदरवाइज क्या है, नकली दवाइयाँ मार्केट में आएंगी। टू कंट्रोल द क्वालिटी सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग्स, ड्रग की क्वालिटी सेफ्टी और एफिकेसी बनी रहे, अदरवाइज सेम चीज नकली माल मार्केट में आएगा। टू रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, फार्मेसी की एजुकेशन को भी क्या करना है, कंट्रोल करना है। सिर्फ पढ़े लिखे ही जो डिप्लोमा होल्डर या फार्मासिस्ट कहते हैं बैचलर हैं, वही केवल क्या करें, फार्मेसी वाले फील्ड में आए, कोई भी ऐसा फर्जी वाला इंसान ना आए। ठीक है, देन टू प्रिवेंट मिसयूज और एब्यूज ऑफ ड्रग, ड्रग का जो मिसयूज है और एब्यूज है उसको रोका जाए। ठीक है भाई, मिसयूज होता है दवाइयों का, जो थोड़ी सी दवाइयाँ कैसी होती है, नार्कोटिक्स होती हैं यानी कि नशीली टाइप की होती हैं, लोग उसका क्या कर लेते हैं, मिसयूज वगैरह करते हैं। प्रॉपर फार्मासिस्ट होगा, पढ़ा लिखा होगा, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करके गया होगा, तो वो इन सब चीज़ों को रोक पाएगा। टू सेट रूल फॉर लाइसेंसिंग एंड कॉम्प्लायंस, लाइसेंस के लिए रूल्स तय करना और अनुपालन किस तरह से किया जाएगा उसका, वो सारे रूल्स वगैरह सेट करना, वो सारा पर्पस है फार्मेसी लॉ का। ठीक है, तो तमाम पर्पस हैं इसके, इसमें कुछ और भी पर्पस आप बना सकते हो, ये मेन पॉइंट है जो इजीली याद हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक मेन आता है भाई, जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट कि लॉ के जर्नल प्रिंसिपल क्या है। एक तो हम जर्नल देखेंगे अभी, और फिर देखेंगे हम लोग क्या फार्मेसी के रेस्पेक्ट में। तो जर्नल क्या है, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, कानून ही शासन करेगा। ठीक है, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, कानून ही शासन है। ठीक है, और उसके ऊपर कोई नहीं है। एवरीवन इज इक्वल अंडर द लॉ, लॉ के आगे सब बराबर है। रूल ऑफ लॉ के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी मतलब लॉ ट्रीट्स ऑल इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल होगा, ठीक है, इक्वली, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्लास का हो, कोई भी जेंडर हो, उसको जो कानून है वो एक ही नज़रिए से देखेगा। अगर आपने क्राइम किया है, गुनाह किया तो गुनहगार हो, नहीं किया है तो गुनहगार नहीं हो। ठीक है, नेचुरल जस्टिस, फेयर हियरिंग एंड इम्पार्शियल जजमेंट। ठीक है, राइट टू बी हेयर्ड, नो बायस, मतलब कि जो हियरिंग होनी चाहिए वो फेयर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, और बिना पार्शियलिटी का जजमेंट होना चाहिए। जज किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं करेगा। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ठीक है, प्रिजम्पशन, निर्दोषता की धारणा। एवरी पर्सन इज कंसीडर्ड इनोसेंट,
हर वो इंसान इनोसेंट है जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता है। आप किसी पे जाकर के इल्जाम लगा दीजिए, आप बहुत से केस देते हो, किसी पे मर्डर केस लग गया, किसी पे कोई केस लग गया, ठीक है, आप भले उसको कुछ भी बोलते रहो, कानून उसको निर्दोष ही मानता है जब तक कि उसके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो जाता है। कानून की नजरों में वो क्या है? इनोसेंस है। सेपरेशन ऑफ पावर, पावर सेपरेट है, ये चीज आपने छोटी क्लास में पढ़ी होंगी कि लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका जिसे हम कहते हैं जो कि कानून बनाती हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो कि एग्जीक्यूट करती है, इसको लागू करवाती है, और जुडिशरी जो कि न्यायपालिका है। ये सब के सब इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम करेंगे, कोई भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। लीगल सर्टेनिटी, लॉ मस्ट बी क्लियर, लॉ एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी टाइप का ये नहीं होना चाहिए कि काश, इफ, बट, शायद, ऐसे टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, नोन होना चाहिए, एंड नॉट चेंज टू ऑफन। ये नहीं कि हर 4-5 महीने बदल रहे हैं, ऐसे नहीं, 8-10 साल में, 15 साल में बदल रहे हैं कुछ वजह से, तो अलग बात है, ठीक है। राइट टू रेमेडी, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू अप्रोच कोर्ट, ठीक है। राइट टू रेमेडी मतलब निवारण का अधिकार, हर एक सिटीजन को अधिकार है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है इफ देयर राइट्स आर वायलेटेड, अगर उनके जो हक हैं वो मारे जा रहे हैं या उनका उल्लंघन हो रहा है, तो फिर क्या है, वो जाकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो बेसिक चीजें हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है पहले चैप्टर में। एक्चुअली यहाँ पे केवल दिक्कत ये है कि टर्म्स क्या लेने हैं, वो दिक्कत आती है बच्चों को। फिर बच्चे यहाँ जो मन से बना के लिखते हैं ना, वहाँ फिर नंबर नहीं मिलते हैं। देखो, लॉ जो हम पढ़ेंगे, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, अभी इसी के एक साथ 2-3 चैप्टर कवर करेंगे, क्योंकि इसमें 21 चैप्टर्स है, जल्दी हो जाएगा ये। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर थोड़े बड़े हैं, फिर सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं उसके बाद। तो जनरल प्रिंसिपल, मतलब जो लॉ वाला चैप्टर है, यहाँ पर आप लोगों को एक बात स्ट्रिक्टली बता दूं, आप अगर हिंदी इंग्लिश से दे रहे हैं चाहे हिंदी से दे रहे हैं, जो आप इसके जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी समझते हैं ना, टर्मिनोलॉजी, जो टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो आपको एटलीस्ट याद रखने, आगे एक्सप्लेन चाहे अपनी मर्जी से कर लो, ठीक है। जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता, तो ये कुछ जो टर्म्स हैं ये आप लोगों को याद होने चाहिए। एक्सप्लेन फिर आप चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। पूरे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में यही रहेगा, आपको टर्म्स पे ध्यान देना है। ओके, अब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इन रिलेशन टू, अगर हम फार्मेसी समझे, भाई फार्मेसी के रेस्पेक्ट में क्या बातें कर रहा है, ये तो हो गया जनरल, एक लॉ कहीं पे भी चलो, किसी प्रकार का ले लो, तो ये लॉ के 7 नियम है, जनरल प्रिंसिपल है। फार्मेसी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इन फार्मेसी आर फंडामेंटल लीगल रूल्स। अगेन यहाँ पर क्या है, वही फंडामेंटल रूल्स हैं और एथिकल स्टैंडर्ड है जो कि गाइड करते हैं सेफ, लॉफुल एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। अब क्या क्या है इसके अंदर, आओ देखें। ये प्रिंसिपल सुनिश्चित करते हैं कि जो फार्मासिस्ट है, जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है, जो दवाइयां बना रहा है, होलसेलर है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं यानी कि फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी हैं, एक्ट इन अ वे, वो उसी तरीके से काम करें दैट प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। उनका काम हमेशा ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक की हेल्थ प्रोटेक्ट हो, ना कि कभी कोई ऐसा काम करे कि पब्लिक की हेल्थ को नुकसान हो। इंश्योर ड्रग सेफ्टी, जो ड्रग है उसकी सेफ्टी को सुनिश्चित करेंगे। भाई दवा अनाप शनाप खा लोगे तो नुकसान हो जाएगा, साइड इफेक्ट होते हैं। एंड कंप्लाइज विद द नेशनल ड्रग लॉ, और नेशनल ड्रग लॉ को अनुपालन करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं फार्मेसी के लॉ के अंदर, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स इन लॉ इन रिलेशन टू फार्मेसी, इसके अंदर आप चाहो तो डायरेक्ट ये पॉइंट यहां लिख सकते हो। अगेन यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो जो फार्मेसी का लॉ है वो सबसे ऊपर रहेगा फार्मेसी के फील्ड के अंदर। फार्मेसी एक्टिविटी मस्ट फॉलो लॉ लाइक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना, सर्वा है ये अभी तक के लिए, जब तक इसको बदला नहीं जाता है। और जो फार्मेसी एक्ट 1948 है, इस टाइप के जो लॉज इसमें आए हुए हैं, इसमें बहुत सारे लॉज पड़ेंगे अलग फील्ड के, वो उस फील्ड में सर्वा हैं, ठीक है। उन्हीं का क्या चलेगा, शासन चलेगा। नो वन इज अबव द लॉ, इनके आगे इनके ऊपर कोई भी नहीं है। गलती करी है इनके इन रूल्स के खिलाफ तो पनिशमेंट है। दूसरा है राइट टू हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है, स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार। यहां पे बात हो रही है पेशेंट की, ध्यान रखना, पेशेंट, यहां पे जनरल पब्लिक की बात नहीं हो रही है, क्योंकि फार्मेसी की बात आ गई तो अब पेशेंट की बात करेंगे। पेशेंट का अधिकार है कि सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन मिले उसे, ठीक है।
कोई डॉक्टर, कोई फार्मासिस्ट अगर उसे गलत मेडिसिन देता है तो अब कानून है वो उसके खिलाफ केस कर सकता है, और सबूत और प्रूफ है तो सजा हो सकती है। फार्मासिस्ट और डॉक्टर हो उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। ठीक है, तो पेशेंट को राइट दिया गया है सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन का। फार्मासिस्ट मस्ट इंश्योर प्रॉपर डिस्पेंसिंग, लेबलिंग एंड स्टोरेज। तो इसीलिए फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई दवा आप डिस्पेंस कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से डिस्पेंस करो, लेबल करो और स्टोरेज करो दवाइयों को, जिससे कि वो खराब ना हो या पेशेंट को नुकसान ना करे। ऑथराइजेशन एंड लाइसेंसिंग, क्या मतलब हो गया ऑथराइजेशन? मतलब बात समझ में आ रही है? केवल और केवल ओनली लाइसेंस्ड इंडिविजुअल और एंटाइटी, ठीक है ना, यानी कि जो लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति हैं या जो संस्थाएं हैं वही मैन्युफैक्चर करेंगे, बेचेंगे या डिस्पेंस करेंगे दवाइयों को। फार्मासिस्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। फार्मासिस्ट को स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंडर रजिस्टर होना जरूरी है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। स्टैंडर्डाइजेशन आ गया यहां पर। ओनली ड्रग्स दैट मीट फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स, केवल वही दवाएं जो फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड को मीट कर रही हैं कैन बी मार्केटेड, केवल उनका ही मार्केटेड होगा, यानी कि मार्केट में आएंगी। ठीक है, अडल्ट्रेटेड, मिलावटी या जो खराब दवाएं हैं वो पूरी तरीके से बैन है। ये टॉपिक आएंगे अभी आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में, तब वहां देखेंगे। और क्लासिफिकेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स का प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन जरूरी है, उसका भी लॉ है यहाँ पर। ठीक है, ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू शेड्यूल, शेड्यूल्स में किए गए, शेड्यूल एच, शेड्यूल जी, शेड्यूल एक्स। ठीक है, ये सारे शेड्यूल्स डिटेल में आएंगे विद डिफरेंट कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, यानी कि अलग अलग तरह की दवाइयां होती हैं। कुछ ओटीसी मेडिसिन है, ओवर द काउंटर आप जाके खुद ले सकते हो। कुछ दवाइयां शेड्यूल्स हैं, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेंगी, क्यों? नुकसान कर सकती हैं। ठीक है, तो ड्रग का क्लासिफिकेशन आ गया यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? प्रिंसिपल क्या क्या रहे यहाँ पर? रूल ऑफ लॉ आ गया, क्लासिफिकेशन, ये भी एक प्रिंसिपल है, क्लासिफिकेशन जरूरी है। रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, हर एक एक्टिविटी ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, एक कानूनी बाध्यता है। ठीक है, कि आपको सारे रिकॉर्ड, प्रिस्क्रिप्शन, नार्कोटिक ड्रग्स के परचेज, सेल, इनवॉइस और इन्वेंट्री, उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। एडवर्टाइजिंग कंट्रोल, फॉल्स या मिसलीडिंग ड्रग एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं करना है, वो बैंड है पूरी तरीके से ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत। ये भी एक्ट आएगा अभी डिटेल में। ठीक है, एथिकल डिस्पेंसिंग एंड काउंसलिंग, फार्मासिस्ट मस्ट डिस्पेंस ड्रग एथिकली, जो भी दवा डिस्पेंस कर रहा है वो एथिकली, नैतिकता के नाते, नैतिकता के नाते मतलब होता है कि दवाइयों को जो बोली गई हैं वही दवाइयां दे। ऐसा ना हो कि मान लो कि सामने पेशेंट है वो पढ़ा लिखा नहीं है, लिखा कुछ और है, और आप अपने फायदे के लिए दवा, मिलती जुलती दवा कोई दूसरी दे दे रहे हो कि नहीं ये नहीं। तो ये सब काम नहीं करने हैं। एथिकली एंड करेक्टली, विदाउट सब्स्टिट्यूशन, आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है और मिसयूज नहीं करना है। ठीक है, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी आज के टाइम पे बहुत बड़ा मुद्दा है कि पेशेंट की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लीगल एंड एथिकल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स पर्सनल एंड मेडिकल इन्फॉर्मेशन, ये एक फार्मासिस्ट, क्योंकि फार्मासिस्ट को पता है ना कि भाई ये किस टाइप की मेडिसिन खा रहा है, उसे देखो एक अच्छा फार्मासिस्ट क्या होता है। कुछ टाइम हमने भी मेडिकल स्टोर पे काम किया है, और दवाई देख करके जो पर्चा आता था तो वहाँ पर देख करके पेशेंट जो होता था मैं कई बार उसको बोल देता था करके, जस्ट फॉर गुड इम्प्रेशन कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं क्या, तो वो खुश हो जाता था पेशेंट, अरे आपको तो दवाई देख के पता चल जाता है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, केवल ये नहीं कि दवाई आई और आपने दे दी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो खैर ये कब हो पाएगा? जब आपको हर एक ड्रग का प्रॉपर क्या पता होगा, काम पता होगा। खैर, तो इसीलिए कहा गया कि लीगल और एथिकल ड्यूटी है कि पेशेंट की पर्सनल और मेडिकल इन्फॉर्मेशन को आप क्या करें, सेव करें। क्यों? अब भाई अगर मेरा मेडिकल स्टोर है, मैं कहाँ खोलूंगा? अपने एरिया में तो खोलूंगा, तो मेरी एरिया में सभी लोगों को जानता हूँ, मेरे पास पड़ोस के वाले उनका ही पर्चे आएंगे मेरे पास, तो उनकी बीमारियों का मुझे पता होगा। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस बीमारी को, उन दवाइयों को किसी और से डिस्क्लोज यानी किसी और को ना बताएं। ठीक है, देन पीनल प्रोविजन एंड कॉम्प्लायंस, दंडात्मक प्रावधान एंड अनुपालन। गलत करोगे, वायलेशन करोगे, उल्लंघन करोगे, गलत सेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ बेच रहे हो, इससे आपको फाइन पड़ सकता है, लाइसेंस आपका सस्पेंड हो सकता है, इवन जेल भी हो सकती है। तो ये सारे फार्मेसी के प्रिंसिपल्स हैं, 10 के 10, आप 5 से 6 याद कीजिएगा, उतना पर्याप्त है। प्रिंसिपल के ऊपर फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है जनरली प्रिंसिपल के ऊपर से आता है, और उसमें एक और टॉपिक है क्या कहते हैं, टॉपिक क्या था
मैं बता दूं, एक मिनट, मेरे पास सिलेबस है, उसमें एक टॉपिक है, अभी हम देख लेंगे उसको थोड़ा सा, एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैंने हल्का ब्रीफिंग कर दी है यहाँ पर। डिटेल वो सारे के सारे एक्ट वगैरह आगे डिटेल में आएंगे, तो वहां उसको फिर डिटेल में ही समझेंगे। चलते हैं आगे, वेरियस एक्ट रिलेटेड ड्रग्स, यही आ गया अगला टॉपिक। अब यहाँ पर क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है, फिर फार्मेसी एक्ट, ये सारे के सारे जो एक्ट यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अभी क्या मेन मैंने बता दिया कि ये ड्रग इसलिए, ये ड्रग इसलिए। बट यहाँ पे अगर आप कायदे में इसको आप यहाँ पे नहीं भी पढ़ते हैं, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा अभी, है ना, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ही है, तो भी चलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे एक्ट आगे जाकर के 1 बाय 1 एक एक करके चैप्टर में अलग से आएंगे और वहाँ डिटेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, लेक्चर क्लोज कर सकते हो, अदरवाइज पूरा देख लो। पहले बता दे रहा हूँ, बेसिक बातें हर एक लाइन में डिफाइन करेंगे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मेन पर्पस रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक का इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को कंट्रोल करना। ठीक है, मेन मुख्य विशेषताएं क्या है, की फीचर्स, इंश्योर्स ड्रग सेफ, इफेक्टिव एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी, दवाइयां सेफ हो, इफेक्टिव हो और स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो। डिफाइन शेड्यूल्स, ये जो है एक्ट, यहाँ पे शेड्यूल्स डिफाइन किए गए हैं कि शेड्यूल एच में कौन सी दवाइयाँ आएंगी, शेड्यूल जी में कौन सी आएंगी, शेड्यूल एक्स में कौन सी आएंगी। ये सारे शेड्यूल्स जो हैं अपना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट चैप्टर नंबर 3 है ये। ठीक है, यहाँ डिटेल में आएगा, देखेंगे काफी बड़ा चैप्टर है, पूरा डिटेल में जाएंगे इसमें। देन फार्मेसी एक्ट 1948, जो फार्मेसी स्पेशली किसके लिए था, रेगुलेट द फार्मेसी प्रोफेशन। अब यहाँ पर ये मैं क्यों लेके आया हूं, अगर आपका MCQ आता है, ठीक है, वो बोलेगा फार्मेसी एक्ट का मेन पर्पस क्या है, उसमें ये वाला भी ऑप्शन होगा, ये वाला भी ऑप्शन होगा, तो आपको पता होना चाहिए फार्मेसी एक्ट का मेन काम क्या है, पढ़ाई, फार्मेसी की पढ़ाई को कंट्रोल करना। ठीक है, तो रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। इसके तहत क्या क्या था, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। सेट क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर फार्मासिस्ट, इसी के तहत जो फार्मासिस्ट हैं उनकी क्वालिफिकेशन सेट की जाती है कि कितना पढ़ना है, और रजिस्ट्रेशन सेट किया जाए, मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, फार्मेसी एजुकेशन और प्रैक्टिस को ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। देन नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, चरस, गांजा, अफीम, इससे दवाइयां भी बनती हैं, तो इसको, इस टाइप के सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए वाला एक्ट लाया गया। मेन पर्पस क्या हो गया, कंट्रोल द प्रोडक्शन, इनका जो प्रोडक्शन है, ऐसे ही नहीं कोई अपनी खेती कर लेगा इसकी, ठीक है, सेल, पोजेशन एंड यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। इस टाइप का कोई सब्सटेंस आपको मिल जाता है तो सीधी 10 से 20 साल की जेल होती है, कोई रियायत नहीं है, चाहे 5 ग्राम मिले चाहे 10 ग्राम मिले, जो यूज कर रहा है उसको भी, जो बेच रहा है उसको भी। पढ़ेंगे डिटेल में इसको बाद में। की फीचर्स क्या है, एकदम स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन ओपियोइड, मॉर्फिन और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। साइकोट्रॉपिक जो हमारे दिमाग में चेंजेस लेके आते हैं, बहुत सी मेडिसिन यूज होती है, ठीक है, दिमागी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर इलीगल हैंडलिंग और ट्रैफिकिंग, जो ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है, तस्करी होती है या इलीगल तरीके से हैंडलिंग की जाती है, उसके लिए सख्त से सख्त जो पनिशमेंट है वो इस एक्ट के तहत लाए गए। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, ये जो जादुई मैजिक रेमेडीज वाला है ना, ये एक्ट बड़ा तगड़ा है ये, ठीक है। इसमें इसी की वजह से जो बहुत सारा अंधविश्वास था दवाई को लेके, कि कोई भी कुछ भी बोलता था, हमारा ये खा लो, ये काढ़ा पी लो, ये कर लो, है ना, पहले बहुत से ऐसे बाबा टाइप लोग होते थे करके, और क्या करते थे, तो ये चीज़ों, जो जादुई चीज़ों, तंत्र मंत्र विद्या से इलाज करने वाली चीज़ों में पूरी तरीके से रोक लगाई गई। ये एक्ट उसी लिए आया था। पर्पस क्या था, जो गलत या मिसलीडिंग या अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट है दवाई का, उसको रोकना। जैसे कि दवाइयाँ जो क्लेम कर रही हैं कि कुछ बीमारियां जैसे कैंसर और डायबिटीज, हम सबको पता है कैंसर और डायबिटीज ला इलाज बीमारी हैं। फिर से मेरी बात समझना, कैंसर तो आजकल ठीक भी हो जाती है, लाइलाज नहीं बोलना चाहिए इसको, लाइलाज। डायबिटीज को क्यों बोल रहा हूँ, लाइलाज इन द सेंस इसका परमानेंट क्योर नहीं है, ये ज्यादा अच्छा शब्द है, लाइलाज नहीं बोलना चाहिए, परमानेंट क्योर नहीं है, आप उसको कंट्रोल करके रख सकते हो। लेकिन कोई कहता कि नहीं हम पूरी तरीके से ठीक कर देंगे, तो ये गलत है, ठीक है। देन प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन थ्रू फॉल्स थेरेप्यूटिक क्लेम्स, या कोई ये कहता है कि फॉल्स थेरेप्यूटिक क्लेम लेता है कि हम इस तरह से करेंगे तो आपकी वाली बीमारी ठीक हो जाएगी, हमारे पास वो पद्धति है, या कुछ भी चीज़ इस तरह से बोलता है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं,
रॉन्ग है, इस एक्ट के तहत सब गलत है, पनिशमेंट मिलेगी। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जो हमारी इसेंशियल मेडिसिन थी उनकी जो प्राइसेस थे उनको कंट्रोल करने के लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर लाया गया था। ठीक है, इसकी खासियत क्या है? इम्प्लीमेंट बाय द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, ये भी चैप्टर डिटेल में आएगा तब देखेंगे। मेंटेन अफोर्डेबिलिटी ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स थी उनको चीप और सस्ता रखा गया इस DPCO के तहत। उसके ऊपर मनमानी खत्म कर दी गई। सरकार जितने भी लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, कॉमन ड्रग्स है, सरकार उसके ऊपर अपना क्या रखती है? कंट्रोल रखती है, ताकि बहुत ज़्यादा महंगी ना हो जाए, आम जनता परेशान ना हो जाए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये चीज़ को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। मतलब जो MTP होती है वो आप बिना, जैसे एक कानून लाया गया, पहले इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड रिलेटेड सर्विसेज जो थी उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था इसका, तो 1971 में ये एक्ट लाया गया था। इसके की फीचर्स क्या हैं? अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अंडर स्पेशल लीगल कंडीशन, सिर्फ स्पेशल लीगल कंडीशन में ही आप टर्मिनेशन करवा सकते हैं, एंड बाय ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और सिर्फ ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, ऐसे ही नहीं कि कोई भी दवा दे और आप MTP करवाओ। इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, ठीक है, ये इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट क्या है? जरूरी कम्युनिटीज क्या होती हैं? रोजमर्रा की चीजें होगी अपनी। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसने सरकार को पावर दिया टू रेगुलेट प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसेंशियल कम्युनिटीज लाइक मेडिसिन। मेडिसिन भी एक इसेंशियल कम्युनिटी है। कम्युनिटी का मतलब होता है एक तरह से वस्तु, कम्युनिटी कहते हैं वस्तु को। जो जरूरी वस्तुएं हैं उसको सरकार कंट्रोल कर रखती है, उसके प्राइस को, उसके दाम को, ताकि आम जनता तक वो इजीली पहुंच सके, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई फाई ना हो जाए। एक इंसेक्टिसाइड एक्ट आया था, अगेन ये भी एक तरह का पॉइजन ही हो जाता है, तो इसके भी इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल और इंसेक्टिसाइड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड को कंट्रोल करना था, इंक्लूडिंग दोज यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, स्प्रेइंग वगैरह होती है, तो उनको भी कंट्रोल करना था कि भाई, क्योंकि एक तरह का पॉइजन ही है वो, तो अंधाधुंध उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ ना हो जाए, किसी और को जहर वहर देने के लिए काम में मिसयूज़ होती थी चीज़ें। पढ़ेंगे, ये एक्ट तो नहीं है, पॉइजन एक्ट में पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा। ठीक है, देन इंडियन पेटेंट एक्ट। इंडियन पेटेंट एक्ट आया था 1970 में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा हमारे कंट्री के लिए। ठीक है, ये रेगुलेट करता है ड्रग पेटेंट एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर जेनरिक एंड ब्रांडेड मेडिसिन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हमारे शायद सिलेबस में नहीं है ये, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसको, सिर्फ इतना पेटेंट एक्ट आया था 1970 में। देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड रूल 1998। बायोमेडिकल वेस्ट, अस्पतालों से, क्लिनिक से बहुत सारा कचरा निकलता है, पट्टियाँ होती हैं, जख्म वाली होती हैं, सर्जरी वाली, खून वाली पट्टियाँ होती हैं, है ना, टिश्यू कल्चर का वो होता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्पोज कैसे करेंगे, तो उसी को लेकर के सारी बातें हैं यहाँ पे। तो रेगुलेट द सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड और अनयूज ड्रग, इसके अंदर ड्रग्स भी आती हैं जो एक्सपायर हो गई हैं या काम की नहीं है। एंड बायोमेडिकल वेस्ट, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट या अनयूज ड्रग निकल रहा है फार्मेसी से, हॉस्पिटल से, उसको किस तरीके से प्रॉपर क्या किया जाए? डिस्पोज किया जाए, उनको क्या किया जाए? खत्म किया जाए, वो चीज़ को लेकर के प्रॉपर एक्ट आ रखा है। देन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन, जो फार्मेसी हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, एक तरह से हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, ठीक है ना, उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए एक्ट आया हुआ है बाकायदा। इसमें क्या बोल रहा है? रेगुलेट करता है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड रिलेटेड हेल्थ केयर सर्विस। ऐसे ही नहीं कोई भी क्लिनिक खोल लेगा, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है और उसके बाद सारे तरीके होते हैं कि हर कोई ना खोल के बैठ जाए, वो चीज़ कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, ठीक है, पर्पस क्या था? प्रोटेक्ट पेशेंट कंज्यूमर्स फ्रॉम मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डिफेक्टिव ड्रग्स। भाई कोई पेशेंट को अगर कुछ लगता है कि नहीं भाई हमारे साथ गलत हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो क्या कर सकता है? कंप्लेंट कर सकता है। कंज्यूमर हुआ या पेशेंट हुआ कि भाई हमारे साथ नेग्लिजेंस, लापरवाही बरती गई है या गलत दवाइयाँ दी गई हैं। ठीक है, तो ये कुछ 10-12 यहाँ पर हैं। इसके अलावा और भी एक्ट है, लेकिन ये यहाँ पर खास है, कुछ हैं। ठीक है, इसमें एक आध तो नहीं है अपने सिलेबस में, बाद बाकी तो सारे हैं। ये डिटेल में हम लोग बारी बारी देखेंगे। शायद पेटेंट एक्ट और इंसेक्टिसाइड एक्ट ये नहीं है, बाद बाकी, और शायद इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट भी नहीं है। बाद बाकी सारे एक्ट बारी बारी से आपके सिलेबस में आएंगे, एक एक करके चैप्टर पढ़ते जाएंगे, वहाँ पे हम लोग उसको और देखते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था पहला चैप्टर कुछ खास नहीं है, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ये इंपॉर्टेंट था, उसको आपको पढ़ना है, समझना है
और याद कर लेना है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ो, रिवाइज करो, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, गुड नाइट।